हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कल के लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन ये वाला दिया था, है ना, वैल्यू ऑफ दिस थिंग। तो लेट अस फिनिश इट। किसी ने सॉल्व किया, आंसर लाया है? मेरे ख्याल से बहुत इजी था। आप लोगों को एक और होमवर्क दिया था मैंने, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 एंड एचएससी की 3.3 अप टू क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, हो सकता है एचएससी की एक्सरसाइज में आपको थोड़ी सी तकलीफ गई हो, बिकॉज उसमें है ना, एक ही एक्सरसाइज में सब कुछ है। बट अगेन इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, हो जाएगा अपने से। लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन। साइन इनवर्स ऑफ 3/5 -7/25 इज द करेक्ट आंसर। आपका आंसर सही आ रहा। चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। कभी भी आपको इनवर्स दिखे तो फड़फड़ाना नहीं है, आपको क्या बोलना है अपने आप से कि ये एंगल है, ये एंगल है। तो इसका नाम दे दो थीटा फाई ए बी सी डी वॉट एवर, ट्रीट इट लाइक एन एंगल बिकॉज इट इज वन। तो अपन क्या करेंगे इसमें, इसको मैंने ए बी मान लिया। अब साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। कल अपन ने इसको सॉल्व कर लिया था, आई बिलीव। यस यस यस, अरे कल किया तो था, पूरा याद आ गया मुझे। एकदम कोई मिल गया जैसे, माँ मुझे सब याद आ गया एकदम। अपन ने लास्ट में ये वैल्यू पुट करा था एंड वी गॉट द आंसर -7/25। ओके, तो कर लेना इसको, ठीक है सॉल्व। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। बताते भी नहीं हो यार कि कल कर तो लिया था सर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। लिखिए वैल्यू ऑफ। आज का होमवर्क आपका आर डी शर्मा से रहेगा, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं। किसी के पास आर डी शर्मा नहीं है तो उसको प्लीज परचेस कर लो, ठीक है। बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है आपको बुक्स खरीदने में। एंड दिस इज वैलिड फॉर एनी स्टडी यू माइट बी डूइंग इन योर फ्यूचर। ठीक है, बुक्स हमेशा ले लिया करो। tan इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3, ये करना है हमको। ट्राई करना चाहोगे? पक्का? ठीक है, तो आज के दिन आर डी शर्मा रेडी रखना। मैं आपको होमवर्क आर डी शर्मा से इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बेस आपका स्ट्रांग हो जाएगा। जनरली पीपल इग्नोर आर डी शर्मा, और पीपल के फिर लोग क्या करते हैं मैं बताऊँ। एकदम अपना जो मॉड्यूल है, इसका आईटीएफ का मॉड्यूल अपना बहुत हार्ड है, मैं आपको बताऊंगा जब आप सॉल्व करोगे ना। इट इज द टफेस्ट मॉड्यूल। तो सब अपनी अपनी कोचिंग का मॉड्यूल दे देते हैं सबसे पहले, और लोगों को समझ में नहीं आता कि आईटीएफ है क्या। आर डी शर्मा करोगे, इतना गजब का कंसेप्ट क्लियर होगा आपका, फिर आप कुछ भी करो सॉल्व, डीपीपी करो, मॉड्यूल करो, सब आपको समझ में आएगा। एंटर द वेटिंग रूम। ओके, तो सबसे पहले देखिए आप, कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3, ये तो खूबसूरत है। कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3, अरे ये तो सुंदर एंगल है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3, शांति से सोचेंगे। पहली बात तो माइनस को साइड में रखो। अच्छा चलो, क्वाड्रेंट बताइए मुझे, कॉट का फैमिली कौन सा होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। और नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट तो होगा ही होगा। दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी एन एंगल ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, अब मेरे को ये बताओ कि 1/√3 है कॉट इनवर्स। अच्छा अच्छा अच्छा, 1/√3 का होता है कॉट 60 पे। सेकंड क्वाड्रेंट में 60 का कजिन कौन होगा? 120 डिग्री। इतना फास्ट प्रोसेस होना चाहिए आपके ब्रेन में, सब कुछ खटाखट। तो ये आपके सामने जो चीज लिखी हुई है, दिस इज नथिंग बट 120 डिग्री। क्या लिखा है? 120 डिग्री। यहाँ लिख डालो 120 डिग्री। फिर देखेंगे अपन, तो साइन ऑफ, यस बोलिए, tan इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 120 डिग्री। आप चाहो तो रेडियन में लिख लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप रेडियन में लिखो या डिग्रीज में। हैबिट रेडियन में होनी चाहिए, बिकॉज डिग्रीज में सबको आता है, उसमें सीखने के लिए कुछ नहीं है ना। तो आप अगर रेडियंस में हैबिट रखोगे तो आप ज्यादा सीख पाओगे। कॉस ऑफ 120 डिग्री क्या होता है? कॉस 60 होता है हाफ। 60 का कजिन है 120, तो ये भी हाफ होगा। ओके, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस हाफ हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ -हाफ। दिस इज साइन ऑफ। ओके, इज इट ओके? यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। आगे देखते हैं अपन। अब tan इनवर्स ऑफ -हाफ। आप अगर एक चीज नोटिस करना चाहोगे तो मैं आपकी हेल्प करना चाहूंगा। देखो प्लीज, सामने देखिए एवरीवन। यस, ये जो माइनस है ना, माइनस, ये tan इनवर्स के बाहर आ जाता है। हमने प्रॉपर्टी 3 में पढ़ना है, आगे जाके पढ़ा नहीं है अभी तक हमने, बट आगे पढ़ना है हमको। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि tan इनवर्स जो है वो ऑड फंक्शन होता है, सबको याद है।
याद नहीं तो दिमाग पे जोर डालो, अपने आप को पुश करो। मैंने आपको बताया था कि tan इनवर्स ऑड फंक्शन होता है, तो ऑड फंक्शन में क्या प्रॉपर्टी होती है, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स। अब याद आया? अरे जितने भी फोर्थ की फैमिली के होते ना, कौन कौन होता है फोर्थ की फैमिली का? साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स, ये सब के सब ऑड होते हैं भाई साहब। तो ये ऑड फंक्शन होगा तो अपन क्या बोल सकते हैं इसको? माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1/2। तो आप इसको बाहर निकाल के ऐसा लिख सकते हो, साइन ऑफ माइनस, अच्छा माइनस नहीं भी निकालोगे बाहर तो भी आंसर आ जाएगा, बट मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, सबका आंसर सही आ रहा है, अभी तक एक भी बच्चे ने आंसर गलत नहीं दिया। फिर देखो साइन के अंदर क्या लिखा है, साइन ऑफ माइनस थीटा। क्या लिखा है? साइन ऑफ माइनस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो कैन आई राइट इट एज माइनस ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1/2? यस, व्हाई नॉट, बिल्कुल मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब मेरा पूरा फोकस इस पे आ जाता है कि अब मेरे को साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1/2 का वैल्यू निकालना है और बाहर माइनस है। तो ये अपन क्या करेंगे, अंदर जो आइटम लिखा हुआ है इसको अपन थीटा बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे थीटा। तो इसको अगर आप थीटा बोल दोगे तो बेसिकली अपने को निकालना क्या है, माइनस ऑफ साइन थीटा का वैल्यू। बस थीटा थोड़ा सा पता कर लेते हैं क्या है। आ जाओ भाई साइड में। थीटा किसको बोला है मैंने? थीटा बोला है tan इनवर्स ऑफ हाफ को। किसको बोला है? tan इनवर्स ऑफ हाफ को। तो इसका मतलब इस तरफ tan आ जाएगा जब, तो tan थीटा हो जाएगा हाफ के बराबर। मतलब एक ट्रायंगल ऐसा एग्जिस्ट करता होगा जिसमें एक एंगल होगा थीटा, और परपेंडिकुलर और बेस होगी 1 और 2, और ऑफ कोर्स यहाँ पर √5 आ जाएगा। तो tan थीटा अपने पास कितना आ गया? 1/2। उसी के करस्पॉन्डिंग आपको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे अगर अपन, तो दैट विल बी 1/√5। ओके, तो ये आ जाएगा -1/√5। इज दैट ओके? फाइनल आंसर है -1/√5। यहाँ तक लिख लो पहले जल्दी से। मैं अभी स्क्रॉल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग आराम से इसको लिखोगे। जल्दी से लिख लो, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ एकदम सिमिलर टाइप का। आगे बढ़े? पक्का? देखो ये चीजें अच्छे से समझ लेना, यहीं पे दिक्कत जाती है बच्चों को। ये क्लियर हो गया तो आगे आपको सब कुछ बेसिक आपके जो डाउट्स रहेंगे ना वो सब क्लियर होते चले जाएंगे। कभी भी इन्वर्स दिखे, समझ में नहीं आ रहा, थीटा मान लो, मैं आपको बता रहा हूँ 100% आपका आंसर आ जाएगा थीटा मानने से। एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस में आपको प्रॉपर्टी यूज करा दी ये वाली, कि tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स के बराबर होता है। तो वो तो पढ़ना ही है अपने को आगे, तो क्यों ना अभी पढ़ लिया जाए। इज दैट ओके? लिखियो, यहाँ पे लिखिए आप, शो दैट, ये थोड़ा सा मुश्किल है सवाल। शो दैट कॉज ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। अब देखो ये सब है ना, इतने सारे अपने को देख के घबराहट होती है कि ये सब क्या है भाई। नाउ इज नॉट द टाइम टू फियर। अब आपको डर लगना चाहिए। x² + 1 प्लस अपॉन x² + 2, उसका भी अंडर रूट। ठीक है, ये आपको शो करना है, ये आपको प्रूव करना है। मैं चाहता हूं कि आप लोग बस 2 मिनट एक बार खुद से ट्राई करके देखें। कैसे करते हैं स्टार्ट? हमेशा अंदर वाले, सबसे अंदर वाले। देखो ये देख के क्वेश्चन में डर नहीं लगा तो फिर डर तो लगना ही चाहिए, मतलब इट्स वेरी नेचुरल। नहीं लग रहा तो इट इज अननेचुरल। इसका मतलब या तो आपको सब कुछ आता है या तो आपको कुछ भी नहीं आता है ना? तो अगर आपको सब कुछ आ रहा है यहाँ पे तो डर नहीं लगेगा ऑफ कोर्स, बट वो स्टेज आने में थोड़ा समय लगता है ना। एज अ बिगिनर वी ऑलवेज फियर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन जिसमें
कॉस के अंदर tan इनवर्स के अंदर साइन, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ। व्हाट शुड वी डू, सबसे अंदर वाला जो है ना उसके साथ कुछ करते हैं। ये क्या है, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। अरे यार यहाँ पे एक्स बोल दिया इसने, कुछ नंबर भी नहीं दिया है। मैं क्या करूं, फड़फड़ाहट का इलाज। अब देखो मेरे को फड़फड़ाहट हो रही तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको थीटा बोल देता हूँ, ये एंगल ही तो है। अबे ये कॉट इनवर्स ऑफ वॉट एवर इट इज, इनवर्स मतलब एंगल, प्रूव्ड, गुड। अगर ये एंगल है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, इसको थीटा बोल रहा हूँ, तो एक्स क्या हो जाएगा, कॉट थीटा के बराबर। तो क्या यहाँ से मैं एक ट्रायंगल ऐसा बना सकता हूँ जिसमें कॉट थीटा एक्स के बराबर हो रहा होगा, एक्स बाय वन। कॉट थीटा एक्स बाय वन के बराबर कोई ना कोई ट्रायंगल में तो होगा ना यार, 90 डिग्री का। अच्छा एक्स मतलब क्या हो जाएगा, साइड एडजेसेंट अपॉन साइड अपोजिट, मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का अंडर रूट। और मेरे को निकालना क्या है, आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। मेरे को साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, कॉट थीटा मेरे को पता है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, अच्छा ये कॉट इनवर्स ऑफ एक्स की जगह मैं थीटा डालने वाला था, मैं भूल गया, यहाँ थीटा आ जाएगा। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू मेरे को निकालना है, कॉट थीटा मेरे को पता है। ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, यहाँ से लिख दो, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइड ऑपोजिट मतलब वन अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू, लिखा आप लोगों ने, बहुत ही बढ़िया। हाँ विवेक बोलो। गलती से। अच्छा गलती से, मिस्टेक। हम्म, तो साइन थीटा का वैल्यू रख दूं मैं, क्या बात कर रहे हो सच में, चलो रख देते हैं, कॉज ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या है, ये बड़ा सा जो राक्षस जैसा नंबर है, एक्सप्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का अंडर रूट, ये रख दिया मैंने। डरना नहीं बिल्कुल भी, अरे दिखता है मुश्किल, मैं बता रहा हूँ ना, आप अंदर से चालू करो थीटा मान के, इजी, आप सच बोल रहे हो, ये दिख रहा है मुश्किल, है बड़ा आसान। अब देखो यहाँ पर जो लिखा है tan इनवर्स ऑफ, इतना बड़ा सा राक्षस जैसा एक्सप्रेशन है, तो इस पूरे गोले जिसको मैंने गोला माना है ना, इसको कुछ और एंगल बोल दो। अरे है तो ये एंगल ही, ये जो tan इनवर्स ऑफ इतना बड़ा सा लफड़ा है, ये क्या है, एंगल है, इसको फाइव बोल दो 2 सेकंड के लिए। तो आप इधर रफ में कैलकुलेशन कर लिया करो कि tan इनवर्स ऑफ फाइव, नो 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 सॉरी, tan इनवर्स ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू फाइव। तो इसका मतलब वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का अंडर रूट विल बी इक्वल टू tan फाइव। इज इट ओके, तो tan फाइव पता है अपने को, cos फाइव निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। cos फाइव निकालना है ना, tan फाइव पता है, इससे आसान कुछ हो सकता है जीवन में, बताइए, मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता। ये फाइव है, और इसका tan मतलब साइड ऑपोजिट मतलब वन हो गया, और साइड एडजेसेंट मतलब ये रूट ओवर जो है वो भी, एक्स स्क्वायर प्लस वन। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो ना, इसका स्क्वायर प्लस वन मतलब एक्स स्क्वायर प्लस टू का अंडर रूट आ जाएगा। तो यहां से आप आराम से cos फाइव निकाल सकते हो। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos फाइव, cos फाइव का वैल्यू होगा साइड एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइड एडजेसेंट आ जाएगा आपका ये अपॉन हाइपोटेनस, टू आएगा, हेंस प्रूव्ड। मैं आपको, हो सकता था कि यहां से भी क्वेश्चन को खत्म ना करता, मैं ऐसा कर सकता था कि ये चीज आपको देता ही नहीं, है ना, ये चीज मैं आपको देता ही नहीं और बोल देता दिस इज इक्वल टू, लेट्स से 0.5, हाफ, दिस इज इक्वल टू हाफ, है ना, या 1/3, थोड़ा कम खूबसूरत वैल्यू, तो भी आप कर लेते। पहले इसका वैल्यू आप ये लाते, फिर इसको मैंने 1/3 दे रखा है तो आप इसको 1/3 से इक्वेट करते, फिर दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करते, क्वाड्रेटिक आता उसको सॉल्व करते। आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो क्वाड्रेटिक के रूट्स आएंगे या नहीं आएंगे, वो तो डिपेंड करता है ना क्वेश्चन बनाने वाले के दिमाग पे, लेकिन इस क्वेश्चन को और मुश्किल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये तो अभी प्रूव दैट वाला क्वेश्चन हो गया, तो काफी इजी था। फिर से बताओ ना, अरे यार तुम बीच में पूछ लिया करो ना वहीं पे, हमेशा बोलता हूँ एकदम पूरा खत्म होने के बाद बोलोगे तो, अब सोच रहे हो मेरे को फिर से ऊपर जाना पड़ेगा।
वहीं पे टोक दिया करो कि सर ये स्टेप बता दो। देखो फिर से देखो, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। कॉट इनवर्स ऑफ एक्स को मैंने क्या करा, थीटा मान लिया, क्योंकि ये इनवर्स थीटा ही होता है, कोई एंगल ही होता है। तो कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, मतलब एक्स इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये तो अपन कल भी कर रहे थे, तो आई होप आपको अभी डाउट नहीं होगा, वरना कल आप पूछ लिए होते। कॉट थीटा है एक्स बाय वन। तो कॉट थीटा मतलब ट्राइंगल में एक्स बाय वन मतलब साइड एडजेसेंट अपॉन अपोजिट होता है ना। बेस बाय परपेंडिकुलर, जैसा भी आपने पढ़ा हो 10वीं में, मैंने हमेशा एडजेसेंट बाय ऑपोजिट की तरह पढ़ा है और पढ़ाया है। तो एक्स बाय वन हो गया, तो हाइपोटेनस ये आ गई। यहाँ से आपको साइन थीटा का वैल्यू पता चल गया। साइन थीटा का वैल्यू कैसे पता चला, ट्राइंगल में सब पता है, साइन थीटा साइड एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस आ जाएगा। इज दैट ओके? ओके, तो ये आ गया आपके पास साइन थीटा का वैल्यू। ये चीज देखो इधर प्लीज, ये लिखा है साइन ऑफ थीटा। क्या लिखा है? साइन ऑफ थीटा। tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ थीटा मतलब कॉस ऑफ tan इनवर्स। देखो धमाल मूवी का एक सीन आ गया, तुमने देखा है वो सीन, अय्यर वाला, एकदम वो वाला, चंदा स्वामी अय्यर, एकदम वैसे ही लग रहा है। कॉट इनवर्स एक्स, फिर साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, फिर tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अभी सुनो सुनो सुनो। तो साइन ऑफ थीटा लिखा हुआ है, तो हमें साइन ऑफ थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, साइन थीटा है ना, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा। हाँ मैं क्या समझा रहा था, मैं भूल ही गया। देख लो यार, तो tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ थीटा, सुनो यार, अभी साइन थीटा का वैल्यू पता है ना, उसको उठा के यहाँ पे रख दिया मैंने। अब क्या आ गया, बड़ा सा tan इनवर्स ऑफ लफड़ा आ गया। अभी tan इनवर्स ऑफ लफड़े को, इसको पूरे को मैंने फाई मान लिया, क्योंकि एंगल ही तो होता है। क्यों माना फाई? क्योंकि मन को आराम मिलेगा, शांति मिलेगी। तो इसको हमने फाई मान लिया है, tan इनवर्स ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, फिर वही ट्रायंगल ट्रायंगल खेला, खुद से करोगे तो ही समझ में आएगा, मैं हमेशा बताता हूँ। जनरली क्या होता है कि मैं यहाँ पे हूँ समझाने के लिए, बट कोशिश करो कि कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद से करें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। एक और क्वेश्चन देता हूँ यार, ये लिखो। देखिए, इफ cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। बराबर, कर पाओगे? करो 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 करो, ट्राई करो, जब तक मैं बादाम खा लेता हूँ। ये मुश्किल है। ठीक है, दिस इज नॉट इजी, पहले ही बता रहा हूँ। बराबर, थोड़ी सी फड़फड़ाहट तो हुई होगी यहाँ पे आपको, समझ में नहीं आ रहा ना कहाँ से स्टार्ट करें, एकदम क्लूलेस। दो एंगल का सम जीरो है, एक एंगल और एक एंगल दोनों का सम जीरो है। हाउ इज इट पॉसिबल यार? सर वही तो 0 to पाई होता है रेंज, तो दोनों को 0 ही होना पड़ेगा। साइन ओ होगा एक। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे तुमने आंसर ही बता दिया मेरे को, यही तो चाहिए था। दोनों को जीरो ही होना पड़ेगा, यही इसका कैच है भाई, बस यही सुनना था मेरे को। सुनो, कॉस इनवर्स ऑफ एनीथिंग क्या रेंज होता है कॉस इनवर्स का? 0 to पाई। कॉस इनवर्स ऑफ वाई कुछ भी हो, कॉस इनवर्स यार उसका रेंज 0 to पाई होगा। अब दोनों का सम जीरो आ रहा है, इसका मतलब कि दोनों को जीरो होना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल कि दोनों का सम जीरो आ जाए। अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल कि दोनों का सम जीरो आ जाए, खत्म ही हो गया क्वेश्चन। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि cos इनवर्स ऑफ x जीरो है, एंड एट द सेम टाइम cos इनवर्स ऑफ y भी जीरो है। दोनों की मजबूरी है, उनको जीरो होना पड़ेगा। कोई भी अगर नॉन जीरो हो गया, पहली बात तो कोई नेगेटिव हो नहीं सकता, है ना, तो दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों को जीरो ही होना पड़ेगा। आई होप इतना समझाने की जरूरत नहीं। तो इसका मतलब क्या आ गया, x का वैल्यू cos ऑफ जीरो आ जाएगा ना, एंड इधर भी y का वैल्यू आ जाएगा cos ऑफ जीरो डिग्री या जीरो रेडियन वट एवर। कॉस जीरो कितना होता है? 1।
साइन कॉस जीरो यहाँ पे भी 1, तो एक्स और वाई का वैल्यू आ गया 1, तो व्हाट इज एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, क्या इस सिलसिले को अपन आगे बढ़ाएं? पक्का? देखिए अगला क्वेश्चन, किसी ना किसी का तो आंसर जरूर आएगा, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों में, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों का आएगा ये वाला। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स ऑफ z, दिस इज इक्वल टू 3 पाई। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z। ठीक है, टेक्निकली दिस क्वेश्चन शुड बी डन इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। -3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, -3 इज करेक्ट। सोचो सोचो सोचो, cos इनवर्स cos इनवर्स cos इनवर्स एक्स वाई जेड देके आपको डराने का प्रयास किया जा रहा है। अब 3 cos इनवर्स का सम अगर 3 पाई के बराबर है, और अपने को पता है कि cos इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाई, मतलब ये कम से कम 0 होगा, ज्यादा से ज्यादा पाई होगा, और ये 0 टू पाई, ये भी 0 टू पाई होगा। अरे कुछ भी इनपुट डालो यार, ज्यादा से ज्यादा पाई हो पाएगा, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आपको इतना तो पक्का समझ में आ गया होगा कि इसका इसका और इसका, इन तीनों का सम 3 पाई कब हो सकता है, जब तीनों पाई 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 हो। एक भी अगर पाई से जरा सा भी कम हो गया, तो आपका सम 3 पाई से कम रह जाएगा। सो इन ऑर्डर टू गेट द सम पाई, तीनों की मजबूरी है कि तीनों को साइमल्टेनियसली पाई होना पड़ेगा, तभी इनका सम 3 पाई संभव हो पाएगा। तो लिख लेना अपनी भाषा में ना, हिंदी इंग्लिश मराठी गुजराती जो भी लिख रहे हो, ऑल शुड बी साइमल्टेनियसली पाई। ठीक है, और वही एक चांस है अपने पास, तो इसका मतलब हो जाएगा कि कॉस, कॉस है यार, कॉट थोड़ी, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ वाई और कॉस इनवर्स ऑफ जेड, ये तीनों पाई पाई और पाई के बराबर हो जाएंगे। और अगर तीनों पाई 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 के बराबर हो गए, तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू हो जाएगा, अरे देख लो ना, एक्स इज कॉस पाई एंड सो इज वाई एंड जेड, वाई और जेड का वैल्यू भी कॉस पाई कॉस पाई। तो ये तीनों हो जाएंगे, हाँ हाँ, -1 आएगा ना यार, -1 एंड -1, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, -3। सब ओरल क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम दोगे नवंबर में, इतने क्वेश्चन मिलेंगे ना आपको इस टाइप के, इतने क्वेश्चन मिलोगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको ये बोर्ड एग्जाम में ही मिलने वाले। आईआईटी जेई में इतने आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये आसान है, ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, मैं अभी से बता रहा हूँ आपको, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू 3 पाई/2। फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्या बात कर रहे हो सर, आज आसान क्वेश्चन दोगे क्या सारे? बहुत बढ़िया, सही आंसर आया। यार देखो, सबकी रेंज आपको याद होनी चाहिए ना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद करना। याद कोई भी नहीं करा सकता है आपको, इनफैक्ट मैंने तो फिर भी वो करवा दिया, ट्रिक बताई है मैंने आपको सबकी, सारे रेंज याद करने की ट्रिक बताई है मैंने। फोर्थ फैमिली मतलब -90 से 90, सेकंड की फैमिली मतलब 0 टू पाई, इससे ज्यादा क्या ही बता दूं मैं। तो इसका मतलब आप सबने सही आंसर दिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसकी रेंज है -π/2 से लेके +π/2, और सेम इसकी भी रेंज है, और सेम इसकी भी रेंज है। तो मतलब ये हो जाएगा कि अगर तीनों का सम 3π/2 होना है, तो मतलब तीनों को π/2 होना पड़ेगा, तभी π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 3 टाइम्स π/2 आएगा। आया समझ में? तो इसका मतलब ऑल थ्री शुड बी साइमल्टेनियसली π/2, साइन इनवर्स एक्स π/2 के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब x विल बी इक्वल टू 1, एंड सिमिलरली, सिमिलरली का सिंबल ऐसा बनाती थी ना अपनी मैडम बचपन में, मतलब मेरी मैडम ऐसा बनाती थी, सिमिलरली, सिमिलरली। तो x का वैल्यू हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, अरे क्या कर रहे हो, 1 और 1 सेम, y और z, y का वैल्यू भी 1 आ जाएगा और z का वैल्यू भी 1 आ जाएगा, सेम रहेगा ना। अरे यार साइन इनवर्स y समझ रहे हो ना, तो x प्लस वाई प्लस जेड विल बी 3।
बहुत बढ़िया, ज्यादा अपन समय यहाँ पे व्यतीत नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा मुझे, अगला क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स है। मैं इसको असर्शन रीजन में भी दे सकता हूँ, लेकिन अभी भी ट्रू फॉल्स दे देता हूँ। आपको समझने से मतलब है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x एंड y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x एफ एक्स जी एक्स कर लो, है ना। दिस इज एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज जी ऑफ एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आर आइडेंटिकल फंक्शंस। ठीक है, किस बेसिस पे आपका जवाब आ रहा है अद्वैत, एक्सप्लेन कर सकते हो? रेंज दोनों का वन आएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू डाल दूं, अगर मान लो, सुन रहे हो, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट वन ये कर दिया और स्टेटमेंट टू भी डाल दिया कि इफ टू फंक्शंस हैव सेम रेंज देन दे आर आइडेंटिकल, तो स्टेटमेंट टू गलत हो जाएगा ना। आइडेंटिकल होने के लिए दे शुड हैव सेम डोमेन, दे शुड हैव सेम रेंज एंड दे शुड हैव एग्जैक्टली आइडेंटिकल ओवरलैपिंग ग्राफ। दोनों का ग्राफ एकदम ओवरलैप करना चाहिए हर पॉइंट पे। ठीक है, डोमेन एंड रेंज बोलना काफी हद तक सही होता है, लेकिन आपको ये भी बताना होता है कि हर एक्स के लिए हर वाई सेम आ रहा है। खैर, यहाँ पर अपन दोनों का डोमेन निकालते हैं। सबसे पहले देखिए, कॉट इनवर्स एक्स सिग्नम के अंदर है। किसके अंदर है? सिग्नम के अंदर है। तो डोमेन ऑफ एफ निकाल लो और डोमेन ऑफ जी निकाल लेते हैं। आराम से देखेंगे तो आराम से समझ में आएगा। सिग्नम के कोई नखरे नहीं है, सिग्नम को सब चलता है, कुछ भी डालो आप, वो वन माइनस वन और जीरो ही देगा। लेकिन कॉट इनवर्स एक्स के कुछ नखरे है क्या? अरे इसके भी कोई नखरे नहीं है। कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। अरे यार भूल गए, कॉट इनवर्स का ग्राफ क्या था? जल्दी से रिवीजन। ऐसा ग्राफ हुआ करता था जेड शेप का, याद आ रहा है? तो इसमें आप पूरा पूरा रियल नंबर डाल सकते हो। ओके, एंड इधर देखेंगे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इनसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता है। सबसे अच्छे इंसान ही, सब चलता है भाई। ऑल रियल नंबर, डोमेन सेम है। डोमेन सेम है तो मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन करके पहले इनको सिंप्लीफाई करना चाहता हूं। तो आई शुड ट्राई टू सिंप्लीफाई देम बोथ। कहाँ गया यार? सर बट अगर रेंज हमारा पूरा वन आ रहा है, एलिमेंटल वन। डोमेन आना चाहिए। देखो सुनो 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 सुनो, तुम जो बोल रहे हो ना वो एकदम सही है, लेकिन ना मैं आपको अभी फंसा दूंगा। कैसे बोल के फंसा दूंगा? मैं यहाँ पर सिग्नम के अंदर एक ऐसा नंबर डाल दूंगा, कुछ भी, आई मीन कोई ऐसा नंबर बताओ मुझे कि जिसमें, जैसे मैंने मान लो अंडर रूट ऑफ एक्स डाल दिया। अभी बताओ मेरे को अद्वैत, ये कॉट इनवर्स नहीं हो, अंडर रूट ऑफ एक्स हो या फिर अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन हो, है ना, जस्ट टू मेक इट पॉजिटिव। अब बताओ मुझे कि इसका रेंज क्या आएगा? वन। वन आएगा, और इसका रेंज, इसका भी वन आएगा। दोनों का रेंज बराबर है, लेकिन इसका डोमेन, जो पहले वाले का डोमेन है ना, वो ऑल रियल नंबर नहीं है। इसमें आप अंडर रूट का कंडीशन आ गया तो आप सिर्फ वो नंबर्स डाल सकते हो जो एक्स प्लस वन को पॉजिटिव बनाए, लेकिन यहाँ पे सब चलेगा। तो रेंज, सिर्फ रेंज बराबर होना इनफ नहीं होता है, दोनों का डोमेन बराबर होना चाहिए। हाँ, कोइंसिडेंटली अभी जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें डोमेन का कोई दिक्कत आया नहीं, दोनों का डोमेन बराबर है। दोनों का मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन कर देता हूं मैं, क्योंकि इट इज क्वाइट इजी। सिग्नम ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स लिखा हुआ है ना, सिग्नम ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स का पूरा, अच्छा कॉट इनवर्स का रेंज मतलब इसका आउटपुट, ये जो अपने को आंसर देगा, ये कहां से कहां तक देगा? ये हमें आंसर देगा 0 टू पाई, बोथ ओपन या बोथ क्लोज्ड? बोथ ओपन। ठीक है, मतलब जीरो से जस्ट बड़ा पॉइंट वन से चालू होगा, ऐसा मान लो, पॉइंट जीरो 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 वन से, और पाई पाई पे क्लोज होगा, ऐसा समझ लो। मतलब इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। सिग्नम के अंदर अगर आप पॉजिटिव क्वांटिटी रखोगे तो वो आपको वन ही देगा। तो मतलब आप एक्स के अंदर, इनपुट के अंदर आप कुछ भी डालते जाओ, आउटपुट तो आपको क्या मिलना है? हमेशा वन ही मिलना है। डोमेन सेम, और रेंज का यहाँ पे देख लेते हैं। ये तो खैर साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स तो बचपन से वन होता है, इसमें तो कोई सोचना भी नहीं है ना। तो एफ एक्स और जी एक्स दोनों का डोमेन भी सेम है और दोनों का फंक्शन एग्जैक्टली सेम आ जा रहा है, तो इसलिए रेंज भी सेम हो गया है ऑफ कोर्स। तो डोमेन सेम, रेंज भी सेम, इसलिए आप क्या बोल दोगे?
कि फंक्शन जो है वो आइडेंटिकल है, क्योंकि दोनों का ग्राफ भी ओवरलैपिंग बनेगा। लेकिन आपको जो डाउट आ रहा था उसमें अगर मैं √x+1 बोल देता तो इसका मतलब x मस्ट बी ग्रेटर देन -1 और इक्वल टू -1। एक्स स्क्वायर कर दो, है ना। अरे समझ रहे हो मेरी भावनाओं को, ऑल रियल नंबर, फिर तो ऑल रियल नंबर हो जाएगा। यार समझ रहे हो, आप समझ जाओ बस, है ना। खैर इसमें डोमेन का थोड़ा सा फर्क आएगा, बट स्टिल आई एम जस्ट सेइंग कि मान लो अगर अपन रेंज सेम हो भी जाता तो भी ना -1 से पहले ग्राफ होता ही नहीं, सिर्फ -1 के बाद आपका y=1 ग्राफ होता, ऐसा आप समझो। हाँ, इस केस में सिग्नम 0 भी हो सकता है इफ यू पुट x=-1 ऑफ कोर्स, तो वो एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे गड्ढा आ जाएगा और यहाँ पर -1 पे 0 आ जाएगा, बट मेरा पॉइंट वो है कि ग्राफ अलग अलग बनेगा डिस्पाइट द रेंज बीइंग सेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या सीखा अपन ने, फंक्शन आइडेंटिकल कब होते हैं, जब उनका डोमेन सेम हो, जब उनका रेंज सेम हो और हर x के लिए हर y सेम आए। समझ में आ रहा है, मतलब पूरा ग्राफ ही ओवरलैप कर जाए। आपने दोनों में 1 डाला तो दोनों में आउटपुट सेम आना चाहिए, दोनों में 2 डाला तो दोनों में आउटपुट सेम आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए दोनों में अलग अलग आ रहा है या किसी में 1 चलेगा किसी में नहीं चलेगा। हाँ, दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए तो दोनों में चलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसमें 3 सितारे लगाएंगे अपन। वन ऑफ द वेरी 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 फाइनेस्ट क्वेश्चन। इफ f इज रेंजिंग फ्रॉम 0 to π/2, ठीक है, 0 to π/2 ओपन है और f(x) हमको दिया हुआ है, f(x) दिया हुआ है हमें tan इनवर्स ऑफ x² + 2x प्लस अल्फा। अब आपको बोला है कि इफ फंक्शन इज दिस एंड फंक्शन f(x) इज ऑन टू, फंक्शन क्या है, ऑन टू है, देन फाइंड अल्फा। अब ये पहली बार अपन ने देखा है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक होने के बावजूद यहाँ पे अपन ने फंक्शंस चैप्टर, जो पिछला चैप्टर था उसका कंसेप्ट भी यूज करा है। एक ही चैप्टर में 3-3 बातें की जा रही है और इसमें ट्रिग्नोमेट्री तो यूज हो ही रही है। एंगल्स आर इन्वॉल्व, एज लॉन्ग एज देयर आर एंगल्स इन्वॉल्व आपको ट्रिग्नोमेट्री तो कहीं ना कहीं लगानी ही पड़ेगी। सो दिस इज अ वेरी फाइन क्वेश्चन, बट अगेन अगर आप थोड़ा सा भी सोचोगे तो आप इसको आराम से क्रैक कर लोगे। मैं हमेशा आपको एक चीज बोलता हूँ, दिस विल बी वैलिड फॉर एंटायर कैलकुलस। मेरे से पूरा कैलकुलस आप पढ़ोगे तो एक ही चीज बताऊंगा मैं, ग्राफ 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 ग्राफ। आपने देखा भी होगा मैं सारे क्वेश्चन ग्राफ से खत्म करता हूँ एज लॉन्ग एज इट इज पॉसिबल। जैसे ऊपर तो बड़े इजी क्वेश्चन थे तो आई नीड नॉट डू दैट, बट यहाँ पर आप चाहो तो ग्राफ से खत्म कर सकते हो क्वेश्चंस को। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अच्छा, सबसे पहले कोई मुझे ये बताएगा कि इस फंक्शन का कोडोमेन क्या होगा। एनीवन, कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन। 0 to π/2। अरे दिया है कोडोमेन 0 to π/2 यार, कैसे कर रहे हो तुम लोग। रेंज अपने को निकालनी पड़ती है, कोडोमेन तो गिवन होता है, यही तो होता है कोडोमेन, ये रेंज थोड़ी है, कोडोमेन है। अच्छा ठीक है, सर अल्फा का एक वैल्यू आ रहा है कि रेंज है, एक ही वैल्यू मतलब आ रहा आंसर में। है, एक ही आ रहा है वैसे तो। ठीक है, ओके, तो मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ कोडोमेन अपना ये है 0 to π/2। तो यार ये जो लिखा है फंक्शन f(x), इसका रेंज क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ द फंक्शन शुड बी, रेंज भी कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि फंक्शन ऑन टू है, ऑन टू फंक्शन का डेफिनेशन ही यही होता है यार कि रेंज और कोडोमेन बराबर हो। तो इसकी रेंज क्या है वो मेरे को अभी फिलहाल पता नहीं है, बट इतना जरूर पता है कि इसकी रेंज 0 to π/2 होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन ऑन टू गिवन है। अगर फंक्शन को ऑन टू होना है तो रेंज और कोडोमेन को बराबर होना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसकी रेंज 0 to π/2 डेफिनेटली होनी चाहिए। अच्छा देखते हैं फंक्शन क्या है, फंक्शन है tan इनवर्स ऑफ लफड़ा, या सोचो tan इनवर्स ऑफ मसाला। क्या है फंक्शन, tan इनवर्स ऑफ मसाला। सुन नहीं रहे हो आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ, आंसर सही है अद्वैत आपका, लेकिन अप्रोच एक बार चेक कर लेना, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, tan इनवर्स ऑफ मसाला, क्या आपको tan इनवर्स का ग्राफ आता है, क्या आपको tan इनवर्स का ग्राफ आता है, सबको आता है, क्या बात कर रहे हो, ड्रॉ करके देखो, देखो tan इनवर्स का ग्राफ मैं बनाता हूँ, है ना।
ये होता है y इज इक्वल टू पाई बाई 2 और इतना ही कुछ नीचे आएगा। y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। इज दैट ओके? ये x एक्सिस है, y एक्सिस। अच्छा बताओ मेरे को एक बात, x एक्सिस पर क्या होता है, इनपुट या आउटपुट? इनपुट होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। बस आपको यही पकड़ना है कि x एक्सिस पर इनपुट होता है। tan का ग्राफ, tan इनवर्स का ग्राफ तो ये लो मैंने बना दिया। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स ऑफ मसाला ऐसा सोच लो ना यार। अरे tan इनवर्स ऑफ इनपुट सोच लो, क्या दिक्कत है? दिस इज tan इनवर्स ऑफ इनपुट। अब आप मेरे को एक चीज बताओ कि इस फंक्शन का, ये जो tan इनवर्स ऑफ मसाला है, इसका रेंज आपको क्या चाहिए? 0 से पाई बाई 2। 0 आपको चाहिए और पाई बाई 2 आपको नहीं चाहिए। पाई बाई 2 वैसे भी आपको मिलेगा भी नहीं और हमको चाहिए भी नहीं। तो इसका रेंज आपको 0 टू पाई बाई 2 चाहिए। तो आप एक बार बताइए मुझे कि यहाँ पर 0 मिलता है अपने को वाई एक्सिस पर और यहाँ पे पाई बाई 2 मिलता है, तो आपको इतना रेंज चाहिए बस। तो इतनी रेंज के लिए कितना ग्राफ सफिशियंट होगा? इतनी रेंज अगर अपने को चाहिए तो हाउ मच ऑफ द ग्राफ विल बी सफिशियंट? आपका ये वाला हिस्सा ग्राफ का सफिशियंट होगा, मतलब आपको बस इतना सा ग्राफ की जरूरत है। समझ में आ रहा है? अगर अपन ने ये बस रेड वाला पोर्शन लिया ग्राफ का, रेड वाला पोर्शन लिया ग्राफ का, तो आपको रेंज 0 टू पाई बाई 2 मिलेगा। अगर अपन ने ये ग्रीन वाला पोर्शन भी ले लिया ग्राफ का, तो आपको नेगेटिव नंबर्स भी मिलने लगेंगे रेंज में, बट वी डोंट नीड दैट। तो इसका मतलब क्या होता है? अगर आपको रेड वाला पोर्शन चाहिए, इसका मतलब ये होता है कि रेड वाला पोर्शन किस इनपुट के करस्पॉन्डिंग मिलेगा आपको। रेड वाला पोर्शन के लिए जो इनपुट है, वो इनपुट भी ये ऑरेंज वाला होना चाहिए। सोच कर देखो, इनपुट अगर ये ऑरेंज वाला हुआ तो आउटपुट उसके करस्पॉन्डिंग पक्का रेड वाला आएगा, डेफिनेटली। अच्छा, गणित की भाषा में अपन ये ऑरेंज वाले इनपुट को क्या बोलेंगे? और इनपुट आपका होना चाहिए 0 से लेकर इंफिनिटी तक, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको इतना समझ में आ रहा है कि जो भी इनपुट है आपका, वट एवर द इनपुट इज इनसाइड tan इनवर्स ऑफ मसाला, मतलब ये इनपुट क्या है? मसाला। इनपुट इज इक्वल टू मसाला, दिस इनपुट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इनपुट 0 होना चाहिए तो भी चलेगा, 0 से बड़ा भी चलेगा, बट 0 से छोटा इनपुट दोगे तो आपका आउटपुट में नेगेटिव नंबर्स मिलने लगेंगे। रेंज हमारा पहले से डिसाइडेड है, 0 टू पाई बाई 2। अगर इनपुट ये ऑरेंज वाला हुआ तो हमारा आउटपुट 0 टू पाई बाई 2 आ जाएगा। ये पॉइंट किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे से अभी पूछ लो, ठीक है? अभी मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट यू आर गेटिंग द आइडिया, राइट? तो द इनपुट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब व्हाट इज द इनपुट? ये है आपका इनपुट, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ अभी बार बार, दिस इज द इनपुट। मतलब दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अरे tan इनवर्स के अंदर जो भी आ रहा है वो पूरा tan इनवर्स का इनपुट है, मतलब tan इनवर्स का इनपुट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दो बस। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये सॉल्व करने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है, वी आर इंडिपेंडेंट फॉर दिस। कर लोगे ना ये चीज? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है वो अपन जानते हैं अच्छे से। मैं समझा दूंगा, ऐसी बात नहीं है, बट एटलीस्ट यू कैन गिव इट अ ट्राई। सर तो इसका d लेस देन इक्वल टू 0 करेंगे बिल्कुल। तो रेंज ही आएगा ना अल्फा का, कुछ भी किया तो। आपसे मैंने क्या पूछा? देन फाइंड अल्फा। हाँ, बात आपकी सही है वैसे। इसका आंसर क्या है सर? देखो, इसका आंसर क्या होना चाहिए मेरे को पता नहीं है, मैं सॉल्व करता हूँ, बताता हूँ आपको। चलो देखते हैं। मैंने आपको बोला है कि इनपुट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप समझ जाओ, ये क्वाड्रेटिक क्या है? हमेशा पॉजिटिव है। हमेशा पॉजिटिव है मतलब हवा में लटकी हुई है, एक्स एक्सिस के ऊपर है तभी पॉजिटिव रहेगी ना। कभी कभी 0 भी चलेगा, मतलब ग्रेटर देन 0, ये रेड वाला केस, रेड वाला केस भी चलेगा। मतलब अपने को पता है व्हाट डज दिस मीन मैथमेटिकली, इसका मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा नहीं। डी लेस देन 0 खत्म, डी इक्वल टू 0 भी चलेगा। सोच कर देखो कैसे, बिकॉज यहाँ पे आपको जो क्वाड्रेटिक है वो 0 चलेगा, बिल्कुल चलेगा, है ना?
समझ पा रहे हो आप लोग? अच्छा, तो यहाँ पर क्या कंडीशन लगा दूं मैं कि आइदर डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, या फिर ये ग्राफ चिपक जाएगा ना तो भी चलेगा, चिपक गया अगर तो भी आपका क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, बस एक बार वो 0 हो जा रहा है फिर भी हमेशा पॉजिटिव है ना। तो दोनों केसेस चलेंगे हमारे पास। तो व्हाट वी विल गेट, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट लेस देन और इक्वल टू 0 दोनों चलेगा, और है ना, दोनों केसेस में और है। आपका आंसर रेंज में आएगा, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा लेस देन इक्वल टू 0। तो 4 कॉमन ले लोगे यहाँ से, 1 माइनस अल्फा लेस देन इक्वल टू 0। अल्फा 1 माइनस अल्फा को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फा माइनस 1 ग्रेटर देन हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ये 4 को हटा दिया मैंने, 4 को पहले ही हटा दिया है, तो अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अल्फा विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, अल्फा का रेंज आएगा अपने पास। या फिर आप इसको ऐसा लिख लो, अल्फा बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, चलो वैसे तो अपने को अल्फा का रेंज मिला है, आई कुड हैव आस्क्ड फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा, तो वो 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? अभी तो अपने को रेंज मिला है, वो तो डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया होगा। ठीक है, तो 1 टू अल्फा आपका आंसर होना चाहिए। अच्छा, एक मिनट यार, एक मिनट, मैंने एक चीज यहाँ पे गलत कर दी है, विच आई जस्ट रियलाइज। क्या गलत कर दिया मैंने यहाँ पे? आपको रेंज जो है वो स्ट्रिक्टली 0 to π/2 रखना है। रेंज आपका स्ट्रिक्टली 0 to π/2 होना चाहिए, मतलब इनपुट आपका जो है वो स्ट्रिक्टली 0 to ∞ होना चाहिए। मतलब इनपुट क्या है, थोड़ा सा चेंज करेंगे अपन, है ना, थोड़ा सा चेंज करेंगे। इनपुट आपका जो भी है, व्हाट इज इनपुट, ये ऑरेंज वाला इनपुट है ना, दिस इनपुट मस्ट बी वेरिंग फ्रॉम 0 to ∞। इस इनपुट का रेंज 0 to ∞ होना चाहिए, है ना। अब मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो मैं बताता हूँ इसमें क्या फ्लॉ है। अच्छा, वो ये देख लो 2 मिनट। तो जो इनपुट है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस अल्फा, दिस मस्ट बिलोंग टू 0 to ∞ स्ट्रिक्टली, है ना। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखना ज्यादा उचित नहीं है। इसका रेंज जो है ना, इसका रेंज 0 to ∞ होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया कि 1 to ∞ भी चलेगा, समझो इस चीज को। ठीक है, ये गलती से अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया कि 1 to ∞ भी तो ग्रेटर देन 0 है। अरे यार, इनपुट अगर 1 to ∞ डालू मैं, तो वो भी तो पॉजिटिव इनपुट ही है, लेकिन उस केस में अपने को रेंज जो है वो यहां से लेकर यहां तक मिलेगा, है ना। इतना पोर्शन मिस हो जाएगा, अपने को पूरा चाहिए तभी फंक्शन ऑन टू रहेगा। ठीक है, तो आपका जो रेंज होगा फंक्शन का, ये जो इनपुट का रेंज होगा वो 0 to ∞ होना चाहिए। मतलब एक क्वाड्रेटिक है, उसका ग्राफ 0 to ∞ होना चाहिए, 0 to ∞ के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो आपका ये वाला केस जो था ना, हवा में लटकने वाला, वो नहीं रहेगा। हाँ, उस केस में आपका जो इनपुट है वो पॉजिटिव हो रहा है ना। आपका ग्राफ पॉजिटिव हो रहा है। पॉजिटिव तो मैंने आपको बताया, 1 to ∞, 2 to ∞, 5 to ∞, ये सब पॉजिटिव है। आपका ग्राफ स्ट्रिक्टली ऐसा चिपका हुआ होना चाहिए, बस दिस इज दी ओनली पॉसिबल केस, यही सिर्फ ओनली पॉसिबल केस है ना। मतलब डी मस्ट बी इक्वल टू 0, खत्म। ये मत करना आप, इसको मैं कट कर रहा हूं। आपको समझ में आ रहा है इसमें क्या गलती है? इसमें गलती ये है कि आप जो इनपुट है उसको पॉजिटिव कह दे रहे हो। पॉजिटिव कह देना इज नॉट द सॉल्यूशन। पॉजिटिव तो ये भी होता है ना, 1 to ∞, 2 to ∞, उस केस में पूरा ग्राफ नहीं आएगा। आपको पूरा रेड वाला ग्राफ चाहिए तो इनपुट पूरा ऑरेंज वाला होना चाहिए, मतलब इनपुट 0 to ∞ स्ट्रिक्टली होना चाहिए बस। तो 0 to ∞ कब होता है, जब उसका ग्राफ ऐसे चिपका हुआ हो। इज दैट ओके? बस आप लगा दो बी स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 1। अल्फा 1 आना चाहिए ना, बिल्कुल 1 आना चाहिए। ये लिख डालो आप, और मैं इसको हटा ही देता हूँ। सर इसका मतलब ये है क्या कि 0 से स्टार्ट होना ही चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब ये हो गया कि इनपुट आपका 0 से स्टार्ट होना ही चाहिए, इनपुट का मिनिमम वैल्यू 0 होना ही चाहिए।
इनपुट का सबसे छोटा वैल्यू 0 होना ही चाहिए। और इनपुट क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का सबसे छोटा वैल्यू 0 कब होता है, जब वो चिपका हुआ हो एक्स एक्सिस से, टच कर रहा हो, है ना, तब उसका मिनिमम वैल्यू 0 होता है। तो मतलब ये टचिंग वाला केस ही पॉसिबल है बस, ये हवा में लटकने वाला केस पॉसिबल नहीं है। उस केस में इनपुट आपका हो सकता है 1 से चालू हो जाए, वी डोंट नो, हो सकता है 5 से चालू हो जाए, हो सकता है 5000 से चालू हो, क्योंकि ऊपर से चालू हो रहा है वो। समझ में आ रहा है ना आपको, फॉल्ट समझ में आ रहा है क्या है इसमें? ठीक है। अब ये मिस्टेक भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी, इससे अपने को बहुत कुछ समझ में आएगा। सर इसमें मैंने क्या किया, क्वाड्रेटिक की जो रेंज होती है वो -d/4a से इन्फिनिटी होती है ना, बिल्कुल तो मैंने वैल्यू को 0 कर दिया, लेकिन ऐसे सही है, करने सही आएगा क्या? बिल्कुल सही आएगा, अच्छा 100%। तुम सोचो ना, -d/4a का तुम वैल्यू 0 कर रही हो, तो इसका मतलब d 0 कर रही है, अल्टीमेटली वही हो रहा है। हाँ हाँ, वो आंसर सही आ रहा है, लेकिन तरीका। तरीका भी सही है, बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है। बिकॉज क्या होता है ना, मैं बता देता हूँ, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है -d/4a, और हम कह रहे हैं कि वही 0 हो जाए, तो इट इज मैथमेटिकली एकदम करेक्ट सोचना। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, और ये क्वेश्चन आप लोग करोगे एकदम सेम आइडिया से करना। जो मिस्टेक हम लोगों ने करी थी, एक्चुअल में वो बच्चे मेरे से डाउट पूछते हर साल, ठीक है, सेम डाउट हर साल आता है, इस बार वो चीज मैंने ही पहले गलत कर दी, लेकिन उसको पकड़ लिया समय पे। ठीक है, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, -π/4 से लेकर π/2 तक एक और फंक्शन है हमारे पास। अब ये फंक्शन मैं आपको थोड़ा सा सिमिलर ही दूंगा, tan इनवर्स ऑफ x² + 2x + अल्फा। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि f(x) इज ऑन टू, है ना, f(x) इज ऑन टू, देन फाइंड अल्फा। करिए सॉल्व, सबसे हो जाएगा, है ना, सबसे हो जाएगा। एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, बस आप ये देखो कि इस फंक्शन का रेंज ये वाला है इस बार, तो फंक्शन का रेंज ही चेंज हो गया है। प्लीज ट्राई इट एवरीवन। ग्राफ, हमेशा ग्राफ ग्राफ ग्राफ, जिसको ग्राफ आता है वो कैलकुलस का बाप बन सकता है। हर क्वेश्चन को ग्राफ से करो, मैथमेटिक्स मत लगाओ ज्यादा। सर π/2 ओपन होना चाहिए ना? हाँ यार, π/2 ओपन होना चाहिए, सही कर लो इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन में करेक्शन है, क्वेश्चन π/2 शुड बी ओपन। तो एक काम करते हैं, tan इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं अपन, सेम ग्राफ आएगा एकदम सेम। अद्वैत सही आंसर आपका है ना? ना 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 ना, आई थिंक गलत है, आई थिंक गलत है। सर इसमें आपने जैसे बोला लास्ट टाइम, तो x² + 2x + अल्फा शुड बिलोंग टू -1 to बिल्कुल सही, infinity। बिल्कुल सही। पर x² + 2x + अल्फा तो -1 पे हो ही नहीं सकता, तो ऑन टू कैसे? क्यों नहीं हो सकता -1 पे? आपको अल्फा का वैल्यू पर निकालना है, उस कदर अल्फा होना चाहिए कि वो -1 पे मिनिमम हो जाए। अरे हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। आ रहा है समझ में? देखो, थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है आपको, बट ये एक्चुअल में काफी आसान है। क्या ग्राफ बनाने में थोड़ा समय लगेगा। सर आपको फाइनल आंसर पता है क्या? हाँ, तुम्हारा जो दूसरा आंसर है ना वो फाइनल आंसर है, मुझे पता है आंसर, करेक्ट है आपका आंसर। ठीक है, आपकी जस्ट मैंने एक अटेंडेंस रिकॉर्ड करी है, जिसको मैं दूसरी बार कर रहा हूँ रिकॉर्ड। तो धनंजय, आपका बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, आप तो स्टेबल हो। ओके, ये है tan इनवर्स x का ग्राफ।
दिस इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। क्या सोचना है आपको कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, नहीं मसाला। मसाला मतलब इनपुट, tan इनवर्स ऑफ इनपुट ये कहां से कहां तक जा सकता है, ये मैक्सिमम जा सकता है π/2 तक, है ना। तो ये π/2 y इज इक्वल टू π/2 तक जाएगा और y इज इक्वल टू माइनस π/2 तक नीचे जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, अमर आप रेंज बता रहे हो वही गलत है, आप वही गलती कर रहे हो जो मैं आपको करके बता चुका हूँ। ठीक है, देखो ये 0 है, ये π/2 है, ये माइनस π/2 है। अल्फा का एक सिंगल आंसर आएगा, रेंज नहीं आएगी। ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, tan इनवर्स ऑफ इनपुट जो है, tan इनवर्स ऑफ इनपुट, इनपुट ये है, दिस इज द इनपुट, ये होना चाहिए माइनस π/4 से π/2 तक। माइनस π/4 मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा माइनस π/4, दिस इज माइनस π/4 से लेकर π/2 तक। तो माइनस π/4 यहाँ पे होगा कहीं, मान लेते हैं नेगेटिव होगा, और π/2 यहाँ कहीं, सॉरी माइनस π/4 y में होगा ना, माइनस π/4 यहाँ कहीं होगा एकदम बीच में। तो ये एकदम सेंटर पे माइनस π/4 होगा, और π/2 तो यही है अपना, बट ये अटेन नहीं हो रहा वैल्यू, है ना। तो आपका रेंज जो है वो इतना होना चाहिए, माइनस π/4 डार्क, माइनस π/4 डार्क से लेकर π/2 हॉलो तक। ठीक है, ये रेंज होना चाहिए। अब इस रेंज के लिए इनपुट क्या होना चाहिए सोचिए, इस रेंज को अटेन करवाने के लिए आपका इनपुट कहां से कहां तक होना चाहिए। देखो इधर, ये माइनस π/4 के करस्पॉन्डिंग जो इनपुट आएगा वो ये होना चाहिए। चेक कर पा रहे हो आप लोग, इसका भी 1 इसका 1 नहीं आएगा, इसका 0 आएगा। ठीक है, मेरे पास 0 आंसर है एंड आई एम वेरी श्योर कि वो आंसर सही है। देखो ये इनपुट सबसे पहला होना चाहिए, और इसके बाद के इनपुट सारे ये वाले होने चाहिए आगे के। ठीक है, दीज इनपुट्स शुड बी देयर। तो आपका इनपुट जो है ना वो स्ट्रिक्टली ये ग्रीन वाली लाइन को फॉलो करे। स्ट्रिक्टली मतलब क्या होता है कि ये 0, ये इसी पॉइंट से स्टार्ट हो, ऐसा नहीं है कि इसके आगे से स्टार्ट होगा तो चलेगा ना, उस केस में आपके कुछ वैल्यूज छूट जाएंगे रेंज में। तो आपको इसी पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा बताइए, tan π/4 माइनस π/4 पर क्या वैल्यू दिया करता था, -1। तो tan इनवर्स ऑफ, मतलब ये बेसिकली -1 होगा, दिस इज x इज इक्वल टू -1। ठीक है ना, tan इनवर्स ऑफ -1 π/4 माइनस π/4 होता है। तो आपका इनपुट जो है वो -1 मिनिमम होना चाहिए और उससे इंफिनिटी तक होना चाहिए। तो इनपुट का जो रेंज है, जो इनपुट है, इनपुट का रेंज है ना, इनपुट का रेंज जो है ना वो होना चाहिए ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला जो है -1 से इंफिनिटी। ये चीज समझिए आप, इनपुट क्या है, मसाला, मतलब मसाले का रेंज होना चाहिए -1 से इंफिनिटी। मतलब मसाला क्या है, व्हाट इज मसाला, मसाला इज दिस, मतलब इस पर्टिकुलर क्वांटिटी का रेंज स्ट्रिक्टली x² + 2x प्लस अल्फा का रेंज जो है वो स्ट्रिक्टली -1 से इंफिनिटी होना चाहिए। चमका। अच्छा, किसी भी क्वाड्रेटिक का, ये क्वाड्रेटिक है मतलब इसका ग्राफ पैराबोला बनेगा। पैराबोला ऐसा होता है या ऐसा होता है, इस केस में कैसा बनेगा पैराबोला, ऊपर खुलता हुआ। तो इस पैराबोला का जो रेंज है वो -1 से इंफिनिटी होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पैराबोला मैं बना रहा हूं इसका रेंज -1 से इंफिनिटी होना चाहिए, मतलब समथिंग लाइक दिस। मान लो ये वाली लाइन जो है वो नीचे वाली लाइन जो है ना वो -1 है, y इज इक्वल टू -1। तो आपका पैराबोला यहां से लेकर ऊपर तक जा रहा है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब जो मिनिमम वैल्यू है इस ग्राफ का वो होना चाहिए 0, है ना। तो इसका मिनिमम वैल्यू जो है x² + 2x प्लस अल्फा का मिनिमम वैल्यू वो होना चाहिए, नॉट 0 एक्चुअली, -1, मैंने गलती से 0 बोल दिया,
-1 होना चाहिए मिनिमम वैल्यू। अब आप चाहे तो परफेक्ट स्क्वायर से कर लो या आप -d/4 से कर लो। मैं -d/4 से करके बता देता हूँ। ये मिनिमम वैल्यू होता है। अरे किसी भी क्वाड्रेटिक का जो वर्टेक्स होता है ना वो -b/2a, -d/4a होता है। ये मैं आपको 10th क्लास में ही पढ़ा चुका था, है ना, और फिर 11th में फिर से पढ़ाया था, और फिर से अब एक बार और बता रहा हूँ। तो पूरा 11th का रिवीजन हो जाएगा आपका कैलकुलस पढ़ते पढ़ते। -d/4a इज इक्वल टू -1। डिस्क्रिमिनेंट बताइए क्या आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा b² -4ac, और बाहर में है एक नेगेटिव, डिवाइडेड बाय 4a, दिस इज इक्वल टू -1। तो क्या मैं माइनस माइनस काट दूं? यस। तो अब सॉल्व कर लेंगे अपन। 4 - 4 अल्फा इज इक्वल टू 4। इसका मतलब 4 कट गया, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा -4, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 0। तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 0/-4 मतलब 0। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। लेट्स सॉल्व अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए डोमेन ये दिया हुआ है। चलो डोमेन और रेंज वाला एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। लिखिए फाइंड द डोमेन एंड रेंज। फाइंड लिख लेना ऊपर, डोमेन एंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ e टू द पावर x। ठीक, इसका डोमेन निकालना है, फिर इसका रेंज निकालना है। जो अपन ने फंक्शंस में डोमेन रेंज करे थे ना सॉल्व, वो सारे के सारे क्वेश्चंस है, सब के सब वैसे के वैसे ही क्वेश्चन है अभी। इसका डोमेन कैसे निकालेंगे अपन? डोमेन मतलब जो वैल्यूज आप रख सकते हो, रखेबल वैल्यूज, है ना, जिनको रखने से फंक्शन डिफाइंड रहेगा, वो वैल्यूज। तो आप पहले ये सोचिए कि साइन इनवर्स को क्या पसंद है। साइन इनवर्स को ये पसंद है कि उसके अंदर जो भी क्वांटिटी हो, उसके अंदर जो भी इनपुट आ रहा हो, वो -1 से 1 हो। अरे साइन इनवर्स का ग्राफ पता है ना, बार बार ग्राफ बनाओ, दिन में 10 बार ग्राफ बनाना है आपको। इतना ज्यादा पागलों की तरह प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। बार बार ग्राफ बनाओ, ऐसे कोई रातों रात चैंपियन नहीं बन जाओगे। ये -1 to 1 इनपुट साइन इनवर्स के अंदर, इसके बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इनपुट जो है वो e की पावर x, ये क्या होना चाहिए? -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। चमका? इज दैट ओके? बस सॉल्व कर लो इस इनइक्वालिटी को। सॉल्व आप आराम से कर लो। थोड़ा सा, ठीक है ठीक है, डोमेन सही है आपका। किसने भेजा मेरे को डोमेन? विवेक। सही डोमेन, ठीक है। करो, ये बोर्ड एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, जम के पूछा जाएगा आपसे बोर्ड एग्जाम में। ये सब जेई में भी पूछ सकता है, बोर्ड्स में भी पूछ सकता है। मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को ये सब गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, स्पेशली जो नीट वाले, पीसीएमबी वाले। तो उतनी सीरियसनेस से आप पढ़ो। देखिए पहले अपन ने ऐसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए डबल इनइक्वालिटी, मतलब यू सॉल्व द फर्स्ट इनइक्वालिटी एंड सेकंड इनइक्वालिटी एंड यू टेक इंटरसेक्शन। दोनों का क्या लेना होता है? इंटरसेक्शन लेना होता है। तो दोनों का आप इंटरसेक्शन ले लोगे, मतलब e टू द पावर x जो है वो -1 से बड़ा होना चाहिए। एंड इसलिए बोलता हूं क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन लेना, डबल इनइक्वालिटी में इंटरसेक्शन आता है। e टू द पावर x 1 से छोटा होना चाहिए। बस ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे। डोमेन गलत आया अद्वैत? हाँ, ऐसा नहीं आएगा। आपने क्या लिखा है? इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 लिखना चाह रहे हो क्या? अच्छा देखो इसका मतलब क्या है, e की पावर x -1 से बड़ा, इसके लिए x क्या आएगा? ऑल रियल नंबर्स। सोच कर देखो, e की पावर x मतलब हमेशा पॉजिटिव होता है। अरे यार एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। पॉजिटिव नंबर की e क्या है? 2.718। e क्या है? 2.718। पॉजिटिव नंबर की पावर में आप कुछ भी डालो, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इधर से आपको ऑल रियल नंबर आ रहा है, और x कुछ भी डालो चलेगा, मतलब x बिलोंग्स टू r। यहाँ पे देखते, ये जो इनपुट है वो 1 से छोटा होना चाहिए। तो ये e टू द पावर 1। अच्छा ये e टू द पावर x में आपको देखो इधर, प्लीज आगे देखो, आगे देखो, हाँ, e टू द पावर x इज लेस देन इक्वल टू e टू द पावर 0, ऐसा लिख सकता हूँ? पक्का?
ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। 1 मिनट रुक जाओ ना, मेरे को ओटीपी देना पड़ेगा, whoever is login। yes, so हाँ, e to the power x is less than e to the power 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना e की पावर x, मैंने आपको समझाया इंक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। अगर आप इनपुट की बात करोगे तो इनपुट भी 0 से छोटा आ जाएगा, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अरे मैंने आपको यही बताया था कि अगर दो नंबर्स में ऐसा रिलेशन है तो उनके फंक्शनल वैल्यूज में भी सेम रिलेशन होगा इफ दे आर इंक्रीजिंग। आई एम जस्ट टीचिंग द रिवर्स ऑफ दैट। अगर फंक्शनल वैल्यूज में ऐसा रिलेशन है, फंक्शनल वैल्यूज में अगर ऐसा रिलेशन है तो उनमें भी ऐसा ही रिलेशन होगा। ठीक है, नाइस। आगे बढ़ा जाए तो ये आगे आपके सामने x लेस देन इक्वल टू 0, दोनों का अब इंटरसेक्शन लेना है। दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो कैसे आ जाएगा? x ऑल रियल नंबर और लेस देन 0 मतलब x बिलोंग्स टू लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा, कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। ये आपका डोमेन आ जाएगा। डोमेन ऑफ द फंक्शन इज दिस, लिखो यहाँ पे, दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। मतलब आप x जो डालोगे यहाँ पर, इधर जो x डालोगे ना, वो माइनस इन्फिनिटी से 0 होने चाहिए। अब रेंज की बात करते हैं, ना रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज, अच्छा देखो क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ e टू द पावर x। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ e टू द पावर x। कहाँ कहाँ से इनपुट ले रहा है देखो, e की पावर x में सबसे छोटा इनपुट जा रहा है माइनस इन्फिनिटी, और सबसे बड़ा इनपुट जा रहा है 0। ठीक है, तो साइन इनवर्स में सबसे छोटा इनपुट क्या जा रहा है? e की पावर माइनस इन्फिनिटी। और अभी आप बच्चे नहीं हो, e की पावर माइनस इन्फिनिटी आप अच्छे से जानते हो, 1/e की पावर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। एंड ये e टू द पावर 0 कितना हो जाएगा? e टू द पावर 0 हो जाएगा 1। अच्छा ये यहाँ पर है ना, क्लोज ब्रैकेट आएगा, तो ये ओपन ब्रैकेट 0 से लेके क्लोज ब्रैकेट 1 तक साइन के अंदर अपन इनपुट दे रहे हैं। तो साइन के अंदर अगर आप इनपुट 0 से 1 दोगे, इधर देखो साइन का ग्राफ, साइन के अंदर अगर आप इनपुट 0 to 1 दे रहे हो तो ये 0 पे ओपन है और 1 पे क्लोज्ड है, मतलब ये 1 आप दे रहे हो इनपुट। तो साइन आउटपुट क्या क्या देगा? साइन आपको आउटपुट दे देगा 0 से लेकर π/2 तक। ठीक है, विच इज करेक्ट। आप लोगों में से सबने ही यही चीज बताई मुझे। तो y आपको आउटपुट दे देगा 0 से लेकर π/2 तक। यार ग्राफ देखना आपको आना चाहिए। ठीक है, हम बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं ग्राफ देखने पे, अब आपको आना चाहिए। ठीक है, डोमेन एंड रेंज ऑफ cos इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और साइन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इन दोनों का डोमेन निकालना है आपको, और रेंज भी निकालना है। काफी आसान क्वेश्चन। करना चाहोगे?
ओके, बड़ा आसान क्वेश्चन है, फटाफट कंप्लीट कर देते। मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा, 5 मिनट ज्यादा पढ़ेंगे अपन, ठीक है। कॉज इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। पहले तो ये बताइए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो कॉज इनवर्स के अंदर है। तो मतलब वो कॉज इनवर्स के अंदर जो इनपुट होता है वो -1 से 1 होना चाहिए। अरे कॉज इनवर्स कितना इनपुट ले सकता है, -1 to 1, राइट। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स -1 to 1 होना चाहिए, और ये होता भी है, ये इसी के अंदर ही होता है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ज्यादा से ज्यादा कितना हो पाएगा, 0.99999, और कम से कम कितना हो पाएगा, 0। तो मतलब अगर आप एक्स की जगह कुछ भी डाल दोगे, एक्स की जगह आप कुछ भी डाल दोगे तो वो 0 to π/2, हाँ सही, एक्स की जगह आप कुछ भी डाल दोगे तो वो इस बात को डिसओबे नहीं करेगा, इस बात को वो फॉलो ही करेगा कि आपका जो इनपुट है, आपका जो इनपुट है वो क्या होना चाहिए, 0 to 1 ही होना चाहिए। देखो आप कुछ भी डाल दो 0 to 1 आएगा, तो बेसिकली एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर। कुछ भी डालो, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है वो तो 0 to 1 ही रहने वाला है। तो दिस इज गोइंग टू बी द डोमेन ऑफ फंक्शन। अब अपन रेंज की बात करते हैं। रेंज, ये अपन पहला वाला पार्ट कर रहे हैं सॉल्व, y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अच्छा बताओ, y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में आप क्या क्या डाल, अच्छा ये कितना आउटपुट देगा आपको, जो ये आउटपुट देगा वो कॉज इनवर्स को इनपुट की तरह मिलेगा। जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का आउटपुट होगा वो कॉज इनवर्स के लिए इनपुट का काम करेगा। तो 0 से लेकर 1 तक का आउटपुट होता है, 0 पे क्लोज्ड और 1 पे ओपन। ये कॉज इनवर्स को इनपुट मिल रहा है, तो कॉज इनवर्स को इनपुट मिल रहा है, तो कॉज इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है। कॉज इनवर्स को इनपुट कहां से कहां तक मिल रहा है, 0 से लेके 1 तक। ये रहा 0 से लेकर 1 तक इसको इनपुट मिल रहा है, ठीक है। 1 पे क्लोज्ड है, 1 पे ओपन है, सॉरी 1 नहीं मिल रहा उसको, एग्जैक्टली 0.999 तक मिल रहा है। तो आपको आउटपुट कहां से कहां तक दे देगा, जब 0 दोगे तो ये आपको देगा ये वाला आउटपुट। अरे ग्राफ रीड करना आना चाहिए ना। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं समझा सकता हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत दिनों से समझा रहा हूँ। 0 के करस्पॉन्डिंग ये आएगा और 1 के करस्पॉन्डिंग ये 0 ओपन आएगा। तो 0 के करस्पॉन्डिंग 1 आएगा और 1 के करस्पॉन्डिंग 0 आएगा ओपन, और यहाँ पे क्लोज, जहां क्लोज था वहां क्लोज, जहां ओपन था वहां ओपन, ठीक है। तो ये आपको y का रेंज मिलेगा, लेकिन आप बड़े से छोटा नहीं लिखते हो रेंज, आप रेंज लिखते हो छोटे से बड़ा। तो रेंज आ जाएगा आपका, अच्छा मैं सॉरी, 0 के करस्पॉन्डिंग आपको π/2 मिला ना, ये π/2 होता है पॉइंट, तो दिस इज π/2। तो π/2 to 0 नहीं लिखेंगे अपन, 0 to π/2 लिखेंगे। छोटे से बड़ा लिखते हो ना, तो सजा दो इसको, लास्ट में आप चुपके से इसको अरेंज कर दो, क्या दिक्कत है। तो दिस इज गोइंग टू बी द रेंज ऑफ द फंक्शन। समझ में आ रहा है आपको, एक्स कुछ भी डालो, कॉज इनवर्स को जब तक -1 to 1 मिल रहा है आउटपुट वो खुश है। तो मतलब आप एक्स कुछ भी डाल दो वो आपको 0 to 1 ही देगा, तो डोमेन ऑल रियल नंबर होगा। अब दूसरे की बात कर लो, साइन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। साइन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऐसा दिखेगा आपको। इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो -1 से 1 होना चाहिए। अगेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, आई वोंट इवन एक्सप्लेन नाउ। रेंज की बात करते हैं, रेंज की बात करेंगे तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x को, साइन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को क्या इनपुट मिल रहा है, इसको इनपुट मिल रहा है 0 to 1। 0 पे क्लोज्ड इनपुट मिलेगा और 1 पे ओपन मिलेगा। तो इसका ग्राफ हमें आता है अच्छे से, इसका ग्राफ ये होता है। तो अगर अपन इनपुट 0 डालते हैं और आउटपुट 1 डालते हैं, तो इनपुट अगर 0 डाला और आउटपुट अपन ने अगर 1 डाला, तो आपको, सॉरी इनपुट अगर 0 to 1 डाला तो आउटपुट कहां से कहां तक मिलेगा, 0 पर आपको मिलेगा 0 विच इज क्लोज्ड, और 1 पर आपको मिलेगा π/2 विच इज ओपन। तो ये आपको आउटपुट देगा 0 से π/2। तो 0 पर 0 मिलेगा और π/2 पर π/2 मिलेगा, जहां ओपन वहां ओपन, जहां क्लोज वहां क्लोज। इज इट ओके? ठीक क्वेश्चन है, ओके ओके क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है। अभी एकदम अपन ने बहुत ड्रास्टिकली डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं देखे। सो एक होमवर्क आपके लिए,
फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ domain and range of y is equal to tan inverse of log base 2 x square minus 2x plus 2। ठीक है, आपको एक हिंट देता हूं मैं, हिंट, ये क्वाड्रेटिक है, इसका रेंज तो आपकी घर की काम वाली बाई बता देगी। इसका जो आउटपुट होगा वो लॉग के लिए इनपुट है, तो लॉग का ग्राफ बना लेना, बेस टू लॉग का ग्राफ ऐसा होता है। फिर आप देखो कि उसको इनपुट क्या मिल रहा है और वो क्या आउटपुट देगा। वो जो आउटपुट देगा वो tan इनवर्स के लिए इनपुट आ जाएगा, तो फिर tan इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे और tan इनवर्स का इनपुट उस तरह से आप ऐसे पुट करना, तो देखना कि tan इनवर्स क्या आउटपुट देगा। बस ऑलवेज डू इट विद ग्राफ, 1% दिमाग में लोड नहीं आएगा। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। आपकी कल प्रॉपर्टीज चालू होगी, प्रॉपर्टी नंबर 1, 2 एंड 3। 2 ही कर पाएंगे अपन, क्योंकि प्रॉपर्टी 2 सबसे बड़ी है, तो P1 P2 मैं आपको कल कराऊंगा। आपका होमवर्क ये है कि आपको जनरल सॉल्यूशन कल रिवाइज करना है। क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री में जनरल सॉल्यूशन पढ़ा था आपने, किसी को याद है ये क्या होता था, बताइए। cos y इज इक्वल टू cos x, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता था, किसी को याद है? सोचो सोचो सोचो, कोई एंगल है x फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उस पर cos का वैल्यू अब दोबारा कौन से क्वाड्रेंट में बराबर होगा, दोबारा कौन से क्वाड्रेंट में बराबर होगा, फोर्थ पे। फोर्थ में मतलब y का फोर्थ क्वाड्रेंट पर कजिन, मतलब इवन पाई जो है उसमें आपको x पीछे जाना है, 2n पाई माइनस एक्स, या फिर प्लस एक्स भी कर लो तो भी चलेगा ना, अरे 360 प्लस एक्स कर लो तो भी चलेगा। ऊपर आ जाओ आप, एक चक्कर लगा के आओगे तो आपको ये एंगल अब वही मिलेगा, बट थोड़ा बड़ा एंगल मिलेगा। एक और चक्कर लगा के आओगे तो और कुछ, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। उसी तरह से मैंने आपको कॉस नहीं, साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स लास्ट ईयर पढ़ाया था। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ये सब पढ़ के आना है भाई साहब आपको। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है बताइए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंगल है अपने पास, एक ये एक्स एंगल है, अब दोबारा ये कब इक्वल आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, मैं सब पढ़ा चुका हूँ आपको, ये मुश्किल होता है थोड़ा सा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको मैंने ये भी पढ़ाया था, एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन एक्स। चमक जाएगा, जिसने थोड़ा सा भी समझा होगा उसको चमक जाएगा। tan y इज इक्वल टू tan x, ये क्या होता था, y इज इक्वल टू, वही सोचना है आपको, अगर x है इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थर्ड में आएगा ना दोबारा, तो मतलब ऑड पाई। समझ गए ना, करके देखो ये चीज, एन पाई प्लस एक्स आना चाहिए। I'll see you in the next class, everyone. तो आप लोग जो है, मैं देख रहा हूँ कमेंट में काफी लोग जानते हो जनरल सॉल्यूशन के बारे में, पढ़ लेना, वरना फिर मेरे को बोलोगे कल की सर ये फिर से रिवाइज करा दो, है ना। अब रिवीजन का टाइम नहीं है, अपन पूरा आगे पढ़ेंगे, तो इतना आपको आना चाहिए। किसी को अगर वाकई में जनरल सॉल्यूशन नहीं आता है तो ट्रिग्नोमेट्री प्लेलिस्ट में जाओ, बकायदा आपको उसमें लेक्चर नंबर 4 या 5 के आसपास कैप्शन मिल जाएगा ना, जनरल सॉल्यूशन करके कैप्शन मिल जाएगा, सब सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज्ड है लेक्चर। जाओ वहां पे क्लिक करो, आराम से वीडियो को डबल स्पीड में देखो या हाफ स्पीड में देखो, डजेंट मैटर, समय कम लगना चाहिए। इज दैट ओके? तो सर एक क्वेश्चन था, सेक इनवर्स x का ना dy by dx 1 upon mod x into अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 आता है। अब ये जब 0 होगा तभी हमें मैक्सिमम मिनिमम मिलता है, लेकिन ये कभी 0 नहीं हो सकता ना। कौन सा सेक इनवर्स की उसका डेरिवेटिव, उसका dy by dx। देखो dy by dx में भी हम वही इनपुट डालते हैं ना जो एक्चुअल में फंक्शन के डोमेन में होता है। तो हम फंक्शन के डोमेन में 0 है नहीं, तो 0 पर हम बात ही नहीं करेंगे कि dy by dx का क्या वैल्यू आएगा। dy by dx विल बी नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? तो हम उन्हीं पॉइंट पे डिफाइन करेंगे, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे, सिर्फ उन्हीं पॉइंट पे dy by dx की वैल्यूज अपन फाइंड करेंगे। बात समझ में आ रही? वो है ही नहीं तो उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे अपन। नहीं मतलब मैक्सिमम मिनिमम आने के लिए हमें dy by dx 0 करना पड़ता है ना। देखो वो चीज वैलिड होती है कंटिन्यूस फंक्शन में, पहली बात तो है ना, ये फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है। और हम इसमें भी अगर लगाना चाहेंगे तो थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा अपने को, आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। चलो, अभी मैक्सिमम मिनिमम वाली जो चीज़ है अपन ने फिजिक्स में इसलिए पढ़ी क्योंकि वहाँ पे सारे फंक्शन बड़े इजी होते हैं, लेकिन जैसे ही फंक्शन डिसकंटिन्यूस आ जाता है तो अपने को थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। फाइनल आंसर क्या होगा, डोमेन है आर, रेंज है π/2। ओह मैं चेक कर लेता हूँ यार, 1 मिनट रुक जाओ, जस्ट ए मिनट, आई हैव द आंसर। इसका आंसर अगर आपको 0 to π/2, 0 पे क्लोज, π/2 पे ओपन, यू आर करेक्ट।
मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आपका सिंगेज का होमवर्क, अरे यार सब डिस्कनेक्ट कर गए क्या, सुन लो। सिंगेज का होमवर्क है आपका कल, मैच द कॉलम जो है ना वो पूरा कंप्लीट कर लो, फंक्शंस चैप्टर का, एमटीसी, ठीक है, ये कंप्लीट करो, फिर आपको ये बहुत जल्दी काम भी आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय एवरीवन, थैंक यू। सर आप जो कंसिस्टेंसीज वीडियो डालते हो, दूसरा कुछ डालते हो तो 1 मिलियन हो जाते हैं। यार मैं थोड़ा सा न्यू कमर हूँ ना मार्केट में टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, ठीक है। और वैसे भी मेरा अभी कुछ टारगेट नहीं है, आई एम जस्ट पुटिंग अप बैकअप वीडियोस विदाउट थंबनेल एंड ऑल, तो वो टाइम के साथ साथ हो जाएगा। चलो मिलते हैं, बाय एवरीवन।